नमस्कार दोस्तों, मैं सही रामपुरी आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। और आज की नई क्लास में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। और जैसा कि दिख रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कोई चीज का सब्स्टिट्यूशन निकालना। ठीक है, आगे देखिए। ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ओरिजिन और ओरिजिनेटर कौन था इसका देखिए ना। ओरिजिनेटर था हॉरल्ड एडवर्ड पामर। ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज ठीक था और लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट था भाई। अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने इसको डेवलप किया। डेवलप एज ए पार्ट ऑफ द ओरल अप्रोच एंड द स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो ओरल अप्रोच को और स्ट्रक्चरल मेथड को टीचिंग में यूज करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखिए मेन आइडिया क्या था। This method teaches the sentence structure and the pattern of English through the substitution drill। ठीक है, स्ट्रक्चर को पढ़ाना था, इंग्लिश के जो पैटर्न थे उनको सब्स्टिट्यूशन ड्रिल के माध्यम से पढ़ाना इस चीज का सबसे बड़ा माध्यम था, पॉइंट ऑफ व्यू था। आगे देखिए क्या कह रहा है, लर्नर रिपीट एंड द रिप्लेस द वर्ड इन ए मॉडल सेंटेंस टू कंफर्म या न्यू करेक्ट सेंटेंस। ने क्या किया, लर्नर जो था वो रिपीट करेगा, रिप्लेस करेगा नए वर्ड्स को नए सेंटेंसेस में। ठीक है, और वो सेंटेंस कैसे होंगे, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में होंगे। यानी कि जो टेबल बताई जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, उसमें टेबल के माध्यम से क्या किया जाएगा, हैबिट फॉर्मेशन ड्रिल माध्यम से बताया जाएगा। ओरल अप्रोच और स्ट्रक्चरल जो मेथड था उसको इंग्लिश को टीचिंग करने के लिए इसको यूज किया गया था। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई है, एक तो ओरल अप्रोच को रिप्लेस कर रहा था और एक स्ट्रक्चरल मेथड के लिए इसको यूज किया गया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेबल और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको दो चीजें थे, तरीके से ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको, ओरल अप्रोच को, और स्ट्रक्चरल मेथड को क्या कर रहा है, रिप्लेस करने का काम कर रहा था। एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है भाई, सीधा सीधा देख लीजिएगा। आगे क्या कर रहा है, इट एम्फेसाइज द प्रैक्टिस ओवर द थ्योरी। और ये एम्फेसाइज करवाता है इस चीज को, जो थ्योरी है उसके ऊपर। ठीक है, फोकसिंग ऑन द ओरल फ्लुएंसी। ओरल फ्लुएंसी होती है जो मौखिक बातें होती है उनको ज्यादा फ्लुएंट करने के लिए इस पे क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। आगे बोल रहा है द फ्लुएंसी एंड द हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन क्या होगा, फ्लुएंसी जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हैबिट फॉर्मेशन करते हुए जाएंगे। और हैबिट फॉर्मेशन का जो यूज होगा उस यूज में अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उस फ्लुएंसी को ऑरली अपन कंडक्ट करने का काम करेंगे। धीरे 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 सीखते हुए चलते हुए चलेंगे। आगे देखिए भैया ना, एग्जांपल्स क्या हो सकता है, मॉडल, दिस पेन, दिस इज अ पेन, एक पेन है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर। अब ये क्या हो रहा है, एक टेबल कंफर्म हो रही है इसमें। इसमें क्या करवाया जा रहा है कि यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस बोल दिया, दूसरा वाला भी उसी मेथड में बोल दिया, तीसरा वाला भी उसी मेथड में बोल दिया, लेकिन तीनों में क्या है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है भाई। दिस इज ए बुक, ये बुक है, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए चेयर। इसे क्या करेगा स्टूडेंट, एक ही माध्यम से लर्न आउट करने की कोशिश करेगा, लर्न करने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। बार बार हैबिट फॉर्मेशन का ड्रिल यू का यूज करके वो क्या करेगा, याद करने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। धीरे धीरे इस चीजों को रिवाइज करते चलिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार पांच बार देखिए, आपके 20 नंबर ये जो क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। 17 से 18 क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से उठेंगे यूं के यूं। मैं आपसे बोल रहा हूं बीबी, सिलेक्शन पक्का कर लोगे आप। Student learn the sentence structure by the repetition and the substitution and the note by the grammar explanation। यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर के द्वारा और रिपीटिशन किया जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ना कि ग्रामर के जो रूल हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ग्रामर को बिल्कुल क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन टेबल में ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे इस चीज को। समझते हुए चलिएगा, एक एक चीज समझते हुए चलिएगा। देखिए डेफिनेशन क्या है,
कोड डेफिनेशन की बात करें अपन, कोड डेफिनेशन में देखो क्या क्या चीजें आ रही है अपने पास, है ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए डेफिनेशन में देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन टेबल इज अ चार्ट और द टेबल ऑफ द कंटेनिंग अ मॉडल सेंटेंस। सब्स्टिट्यूशन एक टेबल है, एक चार्ट है, जिसमें क्या है, मॉडल्स, सेंटेंस के मॉडल्स भरे रहेंगे, सेट्स ऑफ द इंटरचेंजेबल वर्ड्स और द फ्रेजेस, जिसमें क्या है, वर्ड्स और फ्रेजेस को क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज की जा सकती है, ठीक है, फ्रेजेस चेंज किए जा सकते हैं, ध्यान रखना, फ्रेजेस अगर चेंज हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जा सकता है, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड टू क्रिएट अ न्यू सेंटेंस, जिसको क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके बहुत सारे न्यू सेंटेंस फॉर्मेशन किए जा सकते हैं, नए सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर्स क्या किए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा, डे बाय डे आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। आगे देखिए, फॉलोइंग द सेम ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, और सेम स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है। आगे देखिए ना, इसके प्रोसेस और स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं भी देखिए ना, प्रोसेस और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके प्रोसेस और जो स्टेप्स हैं उनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना अपन को, उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स आपको ध्यान रखना है, तीन ही चीजें ध्यान रखनी है। ओरिजिनेट कहां से हुआ था, ओरिजिनेटर कौन कौन से विद्वान थे, किन किन विद्वानों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, और किन किन स्ट्रक्चर को या किन किन जो ओल्ड मेथड्स हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं। कोई भी चीज जब पढ़ रहे हो तो आपको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं उनमें यही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, और उसको क्लास में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, यही चीजें पूछेगा ज्यादा घुमा फिर आगे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है आजकल भाई, सीटेट वगैरह में भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जो सबसे लंबा स्टेटमेंट होता है वही सही माना जाता है, ठीक है। अगर शुरू में नकारात्मक दे दिया तो उसको अवॉइड कर दिया करो, वो गलत होता है आंसर, सीधा सीधा फंडा है। देखिए आगे देखिए क्या क्या है, टीचर प्रेजेंट अ मॉडल सेंटेंस, टीचर क्या करता है, एक मॉडल प्रेजेंट करता है, जैसे एग्जांपल देखिए, द बॉय इज ऑनेस्ट, ये जो लड़का है क्या है, ईमानदार है। दूसरा क्या कर रहा है, टीचर मॉडल्स प्रोनाउंसिएशन एंड द स्टूडेंट रिपीट, इंडिविजुअली क्या करता है, उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करता है, कौन, जो स्टूडेंट है। टीचर सब्स्टिट्यूट द वन वर्ड एंड द फ्रेजेस, टीचर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट में क्या करेगा, वन वर्ड और जो फ्रेजेस हैं उनका यूज करेगा। इसके बाद देखिए, अनोदर द गाइडेड द सब्स्टिट्यूशन, और अलग तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स रहते हैं उनका यूज वो करेगा। स्टूडेंट रिपीट द न्यू सेंटेंस, स्टूडेंट क्या करता है, हर बार न्यू सेंटेंस को क्या करता है, रिपीट करने की कोशिश करता है। आगे देखिए, प्रैक्टिस द कंटिन्यूस विद द इंक्रीजिंग द स्पीड अंटिल द स्टूडेंट रेस्पॉन्ड द स्पॉन्टेनियसली एंड द करेक्टली, जब तक की स्पीड इंक्रीज की जाएगी, जब तक कि स्टूडेंट क्या है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है करेक्टली, सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन जब नहीं करता है तब तक क्या किया जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर एंड द चेन ड्रिल फॉलोज फॉर द मास्टरी, मास्टरी के लिए क्या करते हैं अपन, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, क्वेश्चन और आंसर की चेन ड्रिल जो रहती है उस पर मास्टरी हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार उसी चीज को क्या कराया जाएगा, फॉर्मेशन करवाया जाएगा। फॉर्मेशन का मीन होता है कि जो आदत है उस आदत में उस चीज को लाया जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हुए चलोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ जाओगे आप, है ना। आगे देखिए ना, ये देखिए टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूशन टेबल दिख रही होगी आपको ना, इसको समझिएगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना भाई। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट जो टेबल होती है उसमें क्या है, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये सिंगल स्लॉट टेबल है भाई, जिसमें प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं अपन, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए ना सब्स्टिट्यूशन में, है ना। सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेबल सिंगल स्लॉट वाली है, इसमें क्या होगा, ओनली द वर्ड और द फ्रेजेस इज रिप्लेस विद द ईच टाइम, हर बार क्या किया जाएगा, यहाँ पर फ्रेज और जो वर्ड्स होंगे उनको रिप्लेस किया जाएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आ गई है, फिर एडजेक्टिव का यूज अपन करेंगे, ध्यान रखिएगा। द बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है, यहां पर आ गया।
दूसरे में देखिए ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इन्हीं टेबल का यूज करना अपन को, ध्यान रखना 1 2 3 और ये 4। इन टेबल्स को बार बार लर्न करते हुए चलोगे, डेफिनेटली आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। टेबल को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, स्क्रीन पे दिख रही होगी आप लोगों को। इस टेबल को समझ गए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से समझ में आ जाएगा। देखो द रूम इज एरी, ठीक है, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, द माउंटेन इज ऑसम, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहा है, प्रैक्टिस क्या कर रहा है, द बॉय इज ऑनेस्ट, द रूम इज एरी एंड द माउंटेन इज ऑसम। ये क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करना है इन चीजों की, जिससे क्या होगा, अपन एक ही चीज में सारी जो फ्रेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको सीख जाएंगे, ठीक है। और बच्चा भी बहुत जल्दी इन चीजों को पकड़ना सीख लेगा, बार बार जब वो प्रैक्टिस करता हुआ चलेगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल स्लॉट में जो टेबल बनाई जाती है वो किस तरीके से रहती है, मल्टीपल होता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है। कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन के साथ बनाते हैं भाई, इसको इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही होगी आप लोगों के, देख लीजिएगा 2 मिनट देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल्स अपन देख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलिएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को, ना। देखो क्या कह रहा है, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल क्या कह रही है कि मल्टीपल स्लॉट्स में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। 2 और मोर वर्ड्स आर रिप्लेस द सिमिल्टेनियसली, क्या किया जाता है, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है ना, मोर देन 1 वर्ड्स। राहुल इज ए फेमस डांसर, ठीक है, ये भी आ गया। रेखा इज फेमस सिंगर, ठीक है। सुमन इज अ गुड म्यूजिशियन। अब इनकी प्रैक्टिस कराएंगे, राहुल इज ए फेमस डांसर, सुमन इज ए गुड म्यूजिशियन। तो इन चीजों को क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए चलोगे, डेफिनेटली आप लोगों को क्या है समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे जब पढ़ते हुए चलोगे। मल्टीपल स्लॉट्स आ गए वहां पर, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब आ गई है, आर्टिकल्स का यूज किया गया है ना। आगे देखिए ये है ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन टेबल, ठीक है। डिजाइन टू प्रैक्टिस अ ग्रामर रूल्स एंड द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टेंस प्रोनाउन। क्या किया जाता है इसमें, ग्रामर को, रूल्स को फॉलो अप किया जाता है। इसके बाद देखिए इसकी जो वर्ब्स होती हैं, टेंसेस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनको ड्रिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और प्रीडिकेट्स आ गया, ठीक है। सबसे पहले ही इज रनिंग आफ्टर द बॉय, पहले आ गया, ठीक है। द बॉय आर रनिंग आफ्टर द बॉय, आई एम रनिंग आफ्टर द बॉय, ठीक है। वी आर रनिंग आफ्टर द बॉय। अब इसी को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ही इज रनिंग आफ्टर द बॉय, आई एम रनिंग आफ्टर द बॉय। और इस चीज को क्या करेंगे, बार बार क्लास में हैबिट फॉर्मेशन से क्या करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और बच्चा क्या करेगा, उसको सिमिल्टेनियसली क्या करेगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा बार बार, तो वो उसके हैबिट में आ जाएगी। अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे ना। अब देखिए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं ना, मेरिट्स के गुण क्या क्या हैं, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को ना। 1 मिनट ये देख लीजिए ना, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ये होते हैं गुण, क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं देखिए एक बार। स्टूडेंट लर्न द सेंटेंस पैटर्न नेचुरली एंड नॉट द ग्रामर रूल मेमोराइज नीडेड। नेचुरल पैटर्न में ही स्टूडेंट्स क्या सीखने की कोशिश करता है, ग्रामर रूल जो होते हैं उनको मेमोराइज करवाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, बिल्ड्स द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द स्पोकन इंग्लिश एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। और क्या किया जाएगा, बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो स्पोकन के लिए पहले ही तैयार की जाएगी, और जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उसके थ्रू। दूसरा क्या है, डेवलप द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड द फ्लुएंसी। इंटोनेशंस का यूज किया जाएगा जिससे फ्लुएंसी होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा बच्चा। आगे देखिए, क्रिएट द हैबिट ऑफ द करेक्ट स्पीच एंड द रिड्यूसेस द एरर। बच्चे में क्या हैबिट डेवलप की जाएगी, करेक्ट बोलने की, ठीक है। इससे रिड्यूस होगा एरर, जो रिड्यूस होंगे एरर कम होंगे, बच्चा गलतियां क्या करेगा, कम करना
कर देगा ऑटोमेटिकली। सिस्टेमेटिक एंड द लॉजिकल, लॉजिकल और सिस्टेमेटिक तरीके से चलेगा। अलाउ द टीचर टू प्रेजेंट द मटेरियल इन द स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर्ड, और टीचर को क्या रहेगा, जो मटेरियल है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा किसके, स्ट्रक्चर लेवल में ही, ऑर्डर में ही उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। डेफिनेटली तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे दोस्तों। आगे देखिए, इंकरेजेस द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड द रिपीटिशन, और क्या किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा बच्चे को पार्टिसिपेशन करने के लिए और रिपीटिशन करने के लिए, यानी कि वो सीखेगा बार बार किसी चीज में। अगर वो डेफिनेटली तरीके से अगर डेवलप करेंगे उसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन की जो चीजें हैं, तो धीरे धीरे वो सीखता हुआ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीजें देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे देखिए, स्ट्रेंथ कमांड ओवर द फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड द सेंटेंस बिल्डिंग, और क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथ के साथ वो कमांड करेगा किसके ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर, इडियम्स के ऊपर और सेंटेंस बिल्डिंग में। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या करा, इंप्रूव द बोथ ओरल एंड द रिटन एक्सप्रेशन, ओरल और रिटन एक्सप्रेशन है उनका बहुत ज्यादा क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूज करेगा तो बच्चा सीखने की कोशिश करेगा, और सीखेगा तो धीरे 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 वो और ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, समझ रहे होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से, दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन इसी को। लिमिटेशन और डीमेरिट्स क्या होते हैं ना। लिमिटेशंस क्या रहेंगी, देखिए लिमिटेशंस रहेंगी, कैन बिकम मैकेनिकल और द मोनोटोनस फॉर आवर यूज्ड। मोनोटोनस होता है, उबाऊ होगा और अच्छा नहीं लगेगा स्टूडेंट्स को ना। फोकसेस मोर वन ऑन एक्यूरेसी देन द क्रिएटिव और द एक्सप्रेशन, इस पे एक्यूरेसी पे बजाय क्रिएटिविटी पे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। रिक्वायर द स्किल टीचर फॉर द प्रॉपर पेसिंग एंड देयर एरर करेक्शन, प्रॉपर तरीके से टीचर को क्या करना पड़ेगा, उस पर सामना करना पड़ेगा और एरर डिटेक्शन करने पड़ेंगे। जो एरर्स रहेंगे उनको करेक्ट करके क्या है, प्रेजेंट करने का काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। मीनिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट समटाइम्स इग्नोर्ड, मीनिंग और जो कॉन्टेक्स्ट रहता है उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। आगे देखिए, may not the develop in the real communicative ability, और रियल लाइफ की जो कम्युनिकेटिव अप्रोच रहती है वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका मीन ये हो जाएगा कि टीचर का रोल क्या रहता है। लिमिटेशंस अपन ने देख ली, मेरिट इसके देख लिए, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था वो देख लिया अपन ने। अब टीचर का रोल देख लेते हैं ना। मॉडल द प्रोनाउंसिएशन स्ट्रक्चर एंड द टोन, टीचर का क्या रोल रहेगा, मॉडल पेश करेगा, उसमें क्या करेगा, प्रोनाउंसिएशन पे, स्ट्रक्चर पे और टोन पे ध्यान देगा कि शब्द गलत तो उच्चारण नहीं हो रहे हैं, कहीं गलत स्पेलिंग तो नहीं है, स्ट्रक्चर कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, क्रिएट द सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड द ड्रिल, और क्या किया जाएगा, क्रिएट की जाएगी सब्स्टिट्यूशन जो टेबल है वो बना के उसको बतानी पड़ेगी, तब जाके स्टूडेंट सीखेगा। मॉनिटर एंड द करेक्ट एरर द इमीडिएटली, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। मेंटेन अ ब्रिक्स पीस एंड द इनकरेज द पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, तो इनकरेज करना पड़ेगा बच्चे को, लर्नर को सीखने के लिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी भाई इसकी समझते हुए चलेगा दोस्तों। हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो रही हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कहीं कोई एरर हो गई हो या कोई चूक रह गई हो, कुछ तथ्य हो सकते हैं हमसे भी छूट गए हो, तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लर्नर्स का रोल क्या रहेगा, लिसन केयरफुली एंड द रिपीट एक्यूरेटली, अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए एक्यूरेटली, जैसे कि जैसे वो लिखा गया वैसे ही रिपीट करना पड़ेगा आपको। पार्टिसिपेट एक्टिविटली इन द ड्रिल, ड्रिल जब करोगे तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा। फोकस ऑन स्ट्रक्चर एक्यूरेसी एंड द प्रोनाउंसिएशन, फोकस किस पे करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे, एक्यूरेसी पे, और प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा उस पे आपको अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा।
साइकोलॉजिस्ट और लैंग्वेजिस्टिक बेसिस जो चीजें हैं वो देख लीजिए भाई, क्या क्या है भाई ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई ना, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है भाई ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी क्यों है देखो, बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहारवाद के ऊपर बेस्ड होती है, लर्निंग थ्रू द रेपिटेशन एंड द हैबिट फॉर्मेशन, बिल्कुल व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि रिपीट कराओ और हैबिट फॉर्मेशन करवाओ, तो वो चीज अपने आप भी व्यवहारवाद में आती है। रूटेड द स्ट्रक्चर लैंग्वेजिस्टिक, ठीक है, लैंग्वेज एज ए सिस्टम ऑफ द पैटर्न एंड द रूल्स, क्या कर रहा है कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है पैटर्न्स का और रूल्स का, तभी सीख पाएगा भाई, रूल के थ्रू चलेंगे अपन, ग्रामर सीखने की बात करते हैं तो रूल सबसे पहले थोपे जाते हैं ग्रामर में, जबकि स्पोकन इंग्लिश में क्या है, रूल नहीं थोपने चाहिए भाई, जैसा सेंटेंस आ रहा है टूटा फूटा वो क्या करता है, समझाने की कोशिश करता है, उसको ग्रेडेड लर्निंग में सिखाने की कोशिश की जाएगी तो वो डेफिनेटली तरीके से सीखेगा। आगे देखिए, स्किल डेवलप्ड क्या हो रही है, क्या क्या हो रही है ना, लिसनिंग हो रही है, स्पीकिंग हो रही है, ग्रामर थ्रू यूजेस इंडक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव तरीके से ग्रामर को भी सिखाया जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड में भी देखिए, सॉरी क्विक फैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, हेरोल्ड ई पामर के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था, फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, सेंटेंस पैटर्न एंड द प्रैक्टिस थ्रू द सब्स्टिट्यूशन टेबल के द्वारा इसे फोकस किया जा रहा है, एम्फेसाइज किसको किया जा रहा है, हैबिट फॉर्मेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड द फ्लुएंसी पे काम किया जा रहा है, ग्रामर इंडक्टिवली तरीके से सिखाई जा रही है, लर्निंग थ्रू एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के थ्रू उसको क्या है ग्रामर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ठीक है, रेस्पॉन्स लर्निंग होगी, ठीक है, सही बात है, स्किल लिसनिंग एंड द स्पीकिंग, स्किल दो ही होंगे यार, लिसनिंग और स्पीकिंग, पहले सुनेगा फिर बच्चा बोलना सीखेगा, एग्जाम्पल देखो, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल और दे आर द स्टूडेंट्स, ये इस तरीके के जो कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे अपन क्या करेंगे उनको हैबिट फॉर्मेशन के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे, बार बार सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और प्रॉब्लम्स हैं वो कल पढ़ेंगे, आज अपन थोड़ा सा पर्सनली भी इंटरेक्ट हो जाते हैं भाई, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू दीजिए प्लीज़, और जिससे मैं बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। आने वाले जो 40 दिन हैं इनकी पूरी रणनीति रहेगी ग्रेड सेकंड को ध्यान में रखते हुए, और इसमें हो सकता है 1-2 दिन की क्लासेस डिले रहे, ग्रेड फर्स्ट का जो बीच में एग्जाम है इसकी वजह से, तो उसके बाद हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो डेली कंटिन्यू रहेंगी, तो आप देखते हुए चलिएगा, सभी दोस्तों से और जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम ग्रामर की क्लास भी बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच डालेंगे इसी चैनल पे, और इस पे हर शाम को हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का प्यार और दुलार ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत जल्दी हमारे जो मोनेटाइज हो जाएगा ये चैनल, उसके बाद हम लाइव आ पाएंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे ग्रामर की और टीचिंग मेथड की, सीटेट हो चाहे आपके ग्रेड फर्स्ट हो सेकंड हो, और जो नई वैकेंसीज हैं वो भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपके जानकार हैं और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण पहुंच से या तो जयपुर नहीं आ सकते हैं या जिनको हो सकता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, जितना हम जानते हैं उतना सिखाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम और अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। आपके जब कमेंट और सुझाव हमारे को मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, और टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए ऑनलाइन लेके आएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसमें प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग या इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस हैं वो एक टीचर को फेस करने पड़ते हैं। क्यों? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो हमारे को स्कूल लेवल से लेके चाहे कॉलेज लेवल तक चले जाते हैं या किसी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं
तब भी मल्टीनेशनल कंपनीज में और बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं टीचिंग करवाने में। इंग्लिश को सिखाने के लिए भी एक टीचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्यों फेस करनी पड़ती है? उसका कारण ये, एक तो नेटिव लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर, हिंदी और बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 22 से 23 भाषाएं जो दी गई है, और उनको मान्यता कुछ भाषाओं को दी गई है, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसको सीखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसका कारण क्या माना गया है? एक तो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, प्रॉपरली पढ़ाने की जो ट्रेनिंग जो दी गई है टीचर्स को वो भी प्रॉब्लम आती है, टीचर सही ढंग से ट्रेंड नहीं हो पाते हैं। सीबीएसई कई बार अपने करिकुलम में नई नई एक्टिविटीज लेके आता है, लेकिन जो इंडियन टीचर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाते हैं, ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आज देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको अपन को एक एज ए इंग्लिश टीचर, एज ए इंग्लिश फैसिलिटेटर के रूप में क्या करना पड़ता है, देखना होता है। किन किन चीजों को देखते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ रही है ना। लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग एंड द की ऑफ द टूल ऑफ द कम्युनिकेशन। बहुत अच्छी बात कही भाई, लैंग्वेज जो है फाउंडेशन है किसी भी चीज को सीखने के लिए और उसकी लर्निंग करने के लिए। की टूल है किसका? कम्युनिकेशन का। वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप जो हो रही है उसका एक जरिया होता है, क्या? जो आपकी दिख रहा होगा ना, इंडिया, इन इंडिया द मल्टीलिंगुअल सोसाइटी इंग्लिश फंक्शन एज। एक तो क्या है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मैंने बताया था हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। संविधान में बहुत सारी भाषाओं को मान्यता दी गई है और कुछ भाषाओं को नहीं दी गई है, और कुछ तो राज्य स्तर पे भी क्या संघर्ष चल रहा है। राज्य के भाषा के आधार पे पहला जो तेलुगु भाषी राज्य का तेलंगाना का क्या किया गया था, गठन किया गया था पहला, ठीक है, आजादी के बाद। के बाद देखिए बहुत सारे आंदोलन भी होते रहे लैंग्वेजेस को लेके, ठीक है भाई, आगे देखेंगे। अभी जैसे राजस्थान के लिए भी चल रहा है ना, और लिंक लैंग्वेज अमंग द वेरियस लैंग्वेजिस्टिक ग्रुप। एक जो लैंग्वेज रहती है वो वेरियस ग्रुप जो रहते हैं लैंग्वेजिस्ट का, उनको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करेगी। लिंक रहेंगे तो उनसे लिंक करने का काम करेगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ए ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ द हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड द एम्प्लॉयमेंट। एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के जो संसाधन हैं, जो रोजगार के उपाय हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। However, the teaching and the learning English in India face the numerous challenges and especially बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या क्या है? इन रूरल एंड द गवर्नमेंट स्कूल, जो ग्रामीण एरिया है वहां पर स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में, वेयर द इंग्लिश इज ऑफन ट्रीटेड एज ए सब्जेक्ट रादर देन ए स्किल। ठीक है, उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, एक स्किल की तरह ट्रीट किया जाता है भैया ना। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है भैया ना, कहीं ना कहीं। जनरल चैलेंजेस इन टीचिंग इन इंग्लिश, सामान्य सा जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, देखिए। नेग्लेक्ट द एम ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, उसका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं नकार दिया गया है, जो इंग्लिश पढ़ाने का है ना। टीचिंग फोकसेस द मेनली ऑन द पासिंग द एग्जाम नॉट द ऑन लैंग्वेज स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, केवल बच्चा क्या सोचता है, मेरे को पास होना है इंग्लिश में, नॉट द लैंग्वेज स्किल। वो लैंग्वेज पे मास्टरी करने की कोशिश नहीं करता है, सीखने की कोशिश नहीं करता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीचर एंड द लर्नर आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, और वो लोग अवेयर भी नहीं होते हैं, कौन? टीचर और जो लर्नर है, ठीक है, स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं। इस वजह से भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। देखिए, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश,
इंग्लिश की तरफ क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं, मेनली स्टूडेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें इंग्लिश आर डिफिकल्ट एंड द अननेसेसरी। इंग्लिश को ये कहा जाता है कि हमारे क्या ही काम में आएगी इंग्लिश, हमारे को तो केवल पास करना है एग्जाम, जबकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लैक ऑफ द मोटिवेशन एंड रिजल्ट ऑफ द पुअर पार्टिसिपेशन एंड द लो अचीवमेंट्स, ये भी एक कारण है कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो पुअर पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है, लो अचीवमेंट्स रहेंगी, अचीवमेंट्स ज्यादा नहीं रहेंगी, उसकी जिंदगी में ज्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं कर पाएगा बच्चा, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें भाई, जबरदस्त चीजें बताइए ना। लैक ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड द अमंग द टीचर्स, टीचर को भी सही ढंग से इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या किया गया है, ट्रेंड नहीं किया गया, ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती भाई। इंटरनेशनली तरीके से अगर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो अपनी यहाँ बोलेगा बड़ा अंग्रेज बन रहा है, कोई बेचारा बोलने की कोशिश करता है उससे पहले उसको क्या कर दिया जाता है, नीचा दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अपने लोगों की, इंडियंस की। मैनी इंग्लिश टीचर लैक ऑफ द ट्रेनिंग एंड द फ्लुएंसी, बहुत सारे टीचर्स में क्या होती है, कमी होती है ट्रेनिंग की और फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी बहुत ज्यादा टीचर्स में नहीं होती है, बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं हम तो। रीजंस इंक्लूडिंग, कुछ रीजंस जो हैं वो भी इंक्लूड है। इंडिकेट द ट्रेनिंग एट द बीएड लेयर, बीएड जब करवाई जाती है तब भी इंग्लिश टीचिंग को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। जब लेसन प्लान्स बनाने सिखाए जाते हैं, आपको इंग्लिश में सही ढंग से लेसन प्लान नहीं बना सकते हैं, एक छोटी सी बुक आती है उसे कॉपी करके अपन प्लान्स बनाते हैं। जबकि क्या करते हैं, अगर एक अच्छा टीचर होता है तो वो क्या करता है, प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करता है सब्जेक्ट, टॉपिक्स, डेट, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस के टाइप हैं, लेसन की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो सारा सब कुछ एक डायरी होती है उसमें बनाना पड़ता भी है ना। नो स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश पेडागोजी, भाई बहुत अच्छी बात है, पेडागोजी नहीं आती जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं आती है। आवर डिपेंडेंसी ऑन द बायलिंगुअल टीचिंग, और बायलिंगुअल टीचिंग का ही बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ये भी बहुत एक बड़ा रीजन है। फोकसेस ओनली नॉट गेटिंग स्टूडेंट टू पास एग्जाम्स, केवल स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि इतना ही रहता है एग्जाम्पल के मेरे को पास होना है, दैट्स इट। ये नहीं सोचता है कि मेरे को अच्छी इंग्लिश में अगर अच्छी प्रोफिशिएंसी मिल जाएगी, अच्छी स्पीकिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें मेरी बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उन चीजों को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है भी ना। प्रोफेसर वी के गोगक क्या कहते हैं, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन ए स्कूल is in the hand of the teachers who neither know enough English nor are aware of the modern methods। एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी बताया गया, बिल्कुल सही बताया कि स्कूल्स में टीचर्स को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो कैसे तरीके से पढ़ाएंगे, और neither know the enough English or nor are the aware of the modern teaching method, और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को भी वो नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ इंटेंशन की कमी रहती है, सीखने की कमी रहती है ना। पुअर फिजिकल एंड द लर्निंग एनवायरमेंटल, भाई सीखने की कमियां रहती है, और क्राउडेड क्लासरूम्स रहते हैं, लैक ऑफ फर्नीचर रहता है, पुअर वेंटिलेशंस एंड द एब्सेंस ऑफ द लैंग्वेज लैब हिंडर लर्निंग, लैंग्वेज की लैब भी नहीं भाई इंडिया में। हैदराबाद में भाई इंग्लिश ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है ना, जहां से सब कुछ चेंजेस किया जाता है, तो वो पूरे इंडिया में लागू किया जाता है ना। इंडिविजुअल अटेंशन बिकम द इम्पॉसिबल, सभी के ऊपर इंडिविजुअल फोकस नहीं किया जा सकता है। नो एक्सपोजर इन इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, और क्लासरूम के अलावा एक्सपोजर नहीं मिलता है इंग्लिश को, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। अनक्लियर प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द करिकुलम, ठीक है भाई, करिकुलम में भी इंग्लिश को सही काम नहीं दिया गया है ना। की क्वेश्चंस रिमेनिंग द अनरिजॉल्व्ड, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको रिजोल्व ही नहीं किया गया है ना। फ्रॉम विच क्लास शुड द इंग्लिश बिगिन, और ये भी नहीं बताया गया है कौन सी क्लास से इंग्लिश शुरू होनी चाहिए। शुड इंग्लिश कैन बी कंपल्सरी और द ऑप्शनल, कंपल्सरी होनी चाहिए या ऑप्शनल होनी चाहिए, ये भी नहीं पता है अभी। अप टू विच स्टेज शुड बी टॉट, और कितनी स्टेजेस तक को इसको सिखाया जाना चाहिए। डिफर स्टेट्स द फॉलो द डिफरेंट पॉलिसीज एंड द कॉजिंग द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज अलग अलग होती है अलग अलग स्टेट्स में,
और लेक ऑफ बहुत सारी चीजें रहती है, कमियां रहती है, जिसके कारण उनको दिक्कत होती है भाई, है ना। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा रीजन है भाई ये, अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम है। एम्फेसाइज ऑन द रोट लर्निंग एंड द रिटन एग्जाम, केवल मेमोराइज करवाया जाएगा और उनका रिटर्न में एग्जाम लिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नो इवेल्यूशन ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, इवेल्यूशन होता है, मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो जिसके कारण ये भी क्या रहती है, बहुत सारी चीजें कम समझ में आती है ना, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। ओरल टेस्ट एंड द प्रेजेंटेशन एंड द ग्रुप डिस्कशन आर ऑफन इग्नोर्ड, कई बार प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। ये भी एक इंटेंशन होता है, स्टूडेंट भी सीखने में ज्यादा ध्यान नहीं देता है ना। मदर टंग इंटरफेस, और ये तो सबसे बड़ा है भाई, मातृभाषा, मातृभाषा का यूज, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं भी है ना, इंग्लिश को बाइलिंगुअल यूज करेंगे तो बच्चा समझ नहीं पाता है सही ढंग से ना। Constant the influence of the regional language on English pronunciation and grammar and the expression, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेज रहती है उनमें अपन क्या करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं बहुत सारी वर्ड्स को, ठीक है। लीड टू द एरर इन द सिंटेक्स एंड द हेजिटेशन इन द स्पीकिंग इंग्लिश, अपन सिंटेक्स वगैरह जो पढ़ते हैं उनको भी यूज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी ये चीजें होती हैं। स्पीकिंग इन इंग्लिश हेजिटेशन होता है, इंग्लिश बोलने में अपन को हेजिटेशन होता है, अपन को ऐसा लगता है सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। इसमें दिक्कतें क्या होती है, इनइफेक्टिव सुपरविजन एंड इंस्पेक्शंस, सुपरविजन भी करने वाला जो होता है, इंस्पेक्शन भी जो है सही ढंग से नहीं किया जाता है। सुपरवाइजरी स्टाफ आर द ऑफन अनट्रेन्ड एंड अनक्वालिफाइड इंप्रूव द इंग्लिश स्टैंडर्ड, और जो स्टाफ होता है वो भी इतना अनट्रेंड होता है, अनक्वालिफाइड होता है, ठीक है, जिनके कारण स्टैंडर्ड जो इंग्लिश होती है उसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। नीड्स फॉर द वर्कशॉप्स एंड द रिफ्रेशर्स कोर्सेज एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स, सीबीएसई के द्वारा बहुत सारी रिफ्रेशमेंट्स जो कोर्स हैं वो चलाए जाते हैं, और धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है डालने की कोशिश की जाती है, ताकि एक अच्छी टीचर्स मिलेंगे तो सीखने में काफी मदद मिलेगी। लैक ऑफ द मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की कमी होती है, इंकरेजमेंट नहीं किया जाता है। अगर कोई इंग्लिश बोलना लग गया, दो चार सेंटेंस बोल दिया, बोलेंगे बड़ा अंग्रेज आया है, हो गया यहाँ से ये चीजें कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करती है, डिमोरलाइज कर देती है, जबकि जिसको सीखना होगा वो डेफिनेटली उन चीजों को अवॉइड करके भी सीखने की कोशिश करता है। आजकल तो भाई बहुत सारी चीजें आ गई, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, सीरी है, इनसे बात करो आप, डेफिनेटली 10-20 मिनट इंग्लिश में बात करोगे, आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, सीखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। इन चीजों का यूज करना, टेक्निक्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल एंड द पुअर बैकग्राउंड डू नॉट सीम इमीडिएट टू नीड द इंग्लिश, और स्टूडेंट पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, रूरल एरिया से होते हैं, जिसके कारण वो इंग्लिश को इतना समझते नहीं है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा प्रभावित करती है भाई, गरीब बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वो ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं। होम इन्वायरमेंट डिस्करेज द लैंग्वेज प्रैक्टिस, हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं को बोला जाता है, कोई भी क्षेत्रीय भाषा उसमें ही बात की जाएगी। बच्चे को अगर इंग्लिश बोलने के लिए कहा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 1-2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, फिर उसको उसके घर वाले डांटने लग जाते हैं, मोहल्ले वाले डांटने लग जाएंगे, यार दोस्त डांटने लग जाएंगे, बड़ा अंग्रेज बन रहा है ना। लेक ऑफ इंटेंशन और इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट, इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं होती है। स्टूडेंट लर्न द इंग्लिश एज ए बर्डन जस्ट पास द एग्जाम, और स्टूडेंट भी बड़े निकम्मे होते हैं भाई इंडिया के, तो वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि बर्डन है हमारे ऊपर, इंग्लिश थोपी गई भाषा है, ठीक है, जस्ट पास द एग्जाम, केवल पास करना है अपन को एग्जाम, दैट्स ऑल, और उसके बाद कुछ भी हो अपन को नहीं पता। द लेक ऑफ द क्यूरियोसिटी, उनमें क्यूरियोसिटी कम होती है सीखने की। कम्युनिकेशन गोल्स एंड द क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन जो गोल्स रहते हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं।
पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं देखिए भाई, बहुत अच्छी चीजें भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखते हुए चलिएगा इन चीजों को, है ना। यूज ऑफ द आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, बहुत अच्छा है, आउटडेटेड टीचिंग मेथड पे ही अपन चल रहे हैं। स्टिल डोमिनेटेड बाय द ग्रामर एंड द ट्रांसलेशन मेथड एंड इग्नोर द मॉडर्न अप्रोचेस। अभी भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जा रहा है और मॉडर्न अप्रोच जो रहती है उनको क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, कि पुराने डर्रे से चल रहे हैं, तू क्या जानता है, कोई टीचर से पूछेंगे तू क्या जानता है, बेचारा बच्चा वहीं चुप हो जाएगा, सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करेगा, टीचर कहेगा बैठ जा, नहीं। जबकि क्या होता है, न्यू अप्रोच से अगर उसको पढ़ाओगे तो सीखने के लिए जरूरत पड़ेगी। कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर और द सिचुएशनल मेथड, सिचुएशनल मेथड्स का यूज कर सकते हैं अपन। फोकसेस ऑन द रूल्स नॉट यूजेस द लैंग्वेज, अपन को रूल्स पे करना है ना कि लैंग्वेज पे, ठीक है। लैक ऑफ द यूनिफॉर्म पॉलिसी इन इंग्लिश टीचिंग, कमियां रहती है, पॉलिसीज नहीं बनाई जाती इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंडिया में, ये भी बहुत बड़ी कमी है भाई। एक अर्ली स्टेजेस में क्या किया जाता है, इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम द क्लास फर्स्ट और थर्ड, पब्लिक स्कूल इन द कर्नाटका और द वेस्ट बंगाल। भाई बहुत अच्छी बात है, हम जब पढ़ते थे तब सरकारी स्कूल में स्टार्ट किया जाता था 6 क्लास से, बड़ी समस्याएं होती थी बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था। 6 क्लास में जाके बच्चा ABCD सीखता था पुराने टाइम में अगर सीखते तो कर्नाटका में और इनमें वेस्ट बंगाल में क्या किया जाता है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्लास से स्टार्ट की जाती है। मिडिल स्टेजेस फ्रॉम द 4th 6th एंड, अब 4th के बाद में अगर सीखेगा बच्चा तो फिर क्या ही सीख पाएगा 6 क्लास से, दिल्ली यूपी MP में ना। लेटर स्टेजेस फ्रॉम द गुजरात, अब देखो 9th क्लास से या 11th क्लास से सीखने की कोशिश करेगा बच्चा। एंड दिस द कंसिस्टेंसी द क्रिएट द गैप्स इन लर्निंग स्टैंडर्ड द नेशनल वाइड, और पूरे जो अलग अलग चीजें हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस बड़ा खतरनाक कारण है भाई, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है कहीं ना कहीं। इंग्लिश रिक्वायर द प्रैक्टिस फॉर ऑल स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, बिल्कुल इनकी जरूरत पड़ेगी तभी सीख पाओगे। रूरल सराउंडिंग डू नॉट सपोर्ट द लैंग्वेज एक्सपोजर एंड कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज, वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक्सपोजर कम मिलता है जिससे बच्चे सीख नहीं पाते हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं भाई, है ना। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का सही स्टैंडर्ड नहीं होता है, या इंटरनेशनल लेवल की जो बुक्स रहती है उनको भी नहीं सीख पाते भी, है ना। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेगा एक एक चीज को ना। कंटेंट ऑफ द डिफिकल्ट एंड द इररिलेवेंट कंटेंट, डिफिकल्ट कंटेंट रहता है, इररिलेवेंट रहता है जो किसी से रिलेवेंट नहीं रहता है ना, संबंधित ही नहीं होता है। इररिलेवेंट कंटेंट होगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। लैक ऑफ ग्रेडेड वोकैबुलरी एंड एक्सरसाइज, सही ढंग से ग्रेडेड वोकैबुलरी का यूज नहीं करोगे, एक्सरसाइज का यूज नहीं करोगे तो भी मोनोटोनस हो जाएगी, है ना, उबाऊ हो जाएगी। हैव द पुअर प्रिंटिंग एंड द आउटडेटेड टॉपिक्स, आउटडेटेड टॉपिक्स ये भी, अभी वही कौवा वाली गाने चल रही है, भेड़िया पढ़ा रहे हैं, कुछ नया लेके आओ भाई पढ़ाने के लिए, बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। अभी वही पुरानी चल रही है, खरगोश कछुआई दौड़ा रहे हैं अभी भी प्रेप क्लास में, के अलावा और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। नीडेड इंप्रूवमेंट इन, किन किन चीजों में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है वो देखिए। वोकैबुलरी सिलेक्शन एंड द ग्रेडेशन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, वोकैबुलरी में और सिलेक्शन ग्रेडेशन के लिए काम करना पड़ेगा। एलिरेशंस ऑफ द प्रिंटिंग क्वालिटी, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रिंटिंग की बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिलेवेंट एंड द मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर, मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर की कहानियां होनी चाहिए उसमें, ताकि बच्चा सीखने की कोशिश करे, अदरवाइज वो पुरानी चीजों को तो सीखने की कोशिश नहीं करेगा भाई। फैकल्टी करिकुलम भी होना चाहिए भाई, फैकल्टी में क्या करिकुलम होना चाहिए देखिए। प्रिस्क्राइब द टेक्स्ट आर नॉट द टू लिटरेसी एंड द ओल्ड नॉट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव क्या होना चाहिए, पुरानी जो टेक्स्ट बुक है वो लिटरेसी ही बढ़ाती थी, केवल साक्षर ज्ञान देने के लिए होती थी। करिकुलम शुड इंक्लूड द रियल लाइफ सिचुएशंस एंड द डायलॉग्स एंड द फंक्शनल इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश का यूज किया जाना चाहिए। रियल लाइफ से जुड़े हुए जो डायलॉग्स है, सिनेरियोज है, उनको एड ऑन करना चाहिए। एड ऑन क्या करना है, मतलब जो रियल स्टोरीज हैं
वही बच्चे को दिखाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वो कोरिलेट करने की कोशिश करे। ठीक है, आगे देखिए, इन अप्रोप्रिएट मेथड एंड अप्रोचेस, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। इन अप्रोप्रिएट मेथड्स जो और अप्रोचेस रहते हैं उनका यूज किया जाता है। रिलियंस ऑन ए सिंगल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड फेल्स टू मीट द ऑल लर्नर नीड्स। ट्रांसलेशन मेथड जो रहता है वो फेल क्यों हुआ कि वो सारी जो जरूरतें थी एक ट्रांसलेशन मेथड कभी भी पूरी नहीं कर पाता, उन पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत रहती है धीरे धीरे ना। टीचर शुड द कंबाइन दैट बेस्ट फीचर ऑफ द वेरियस मेथड एंड अ ब्लेंडेड रेनबो अप्रोच। सभी जो अप्रोचेस रहती है उनको सभी मेथड्स के साथ ब्लेंडेड तरीके से क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए टीचर को। ठीक है, थोड़ी थोड़ी से जो उनके अच्छी क्वालिटीज है उनको बताना चाहिए। इससे क्लासरूम में क्या आएगी, रोचकता आएगी, बच्चा सीखने में क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। आगे देखिए ना, यूज लेस यूज ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स, सॉरी ऑडियो विजुअल यूज का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। लैक ऑफ द फंड्स एंड द ट्रेनिंग एंड द मोटिवेशन टू यूज द टीचिंग एड्स, कमी किसकी से रहती है, ट्रेनिंग की रहती है, मोटिवेशन की कमी रहती है, और फंड्स भी उनको पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं। सिंपली एड चार्ट एंड द फ्लैश कार्ड एंड पिक्चर्स आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स वगैरह रहते हैं, पिक्चर्स वगैरह रहती है, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है। ऑडियो विजुअल टूल्स हेल्प द comprehension and the interest yet are included and understood। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से अपन क्या करते हैं, उसको रोचक बनाने की कोशिश करते हैं। आगे देखो, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, ट्रेडिशनल तरीके से ग्रामर का यूज किया जा रहा है या फिर ट्रेडिशनल तरीके पे क्या किया जाता है, टेस्ट कम्युनिकेशन लिए जा रहे हैं। फोकस ओनली द रिटन टेस्ट एंड द नोट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया जा रहा भाई, किस पे काम किया जा रहा है, ओनली काम किया जा रहा है केवल और केवल टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट लिया है, बच्चा फर्स्ट आ गया 97 आ गई, बोलना नहीं आ रहा उसको, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है। नीडेड टू इंक्लूड ओरल असेसमेंट, स्पीकिंग एंड द लिसनिंग एक्टिविटी एंड इंटरव्यूज। असेसमेंट टेस्ट भी देना है उसको, स्पीकिंग भी करवानी है, लिसनिंग भी करवानी है, और इंटरव्यूज भी उसको करवाने चाहिए। बच्चे का अगर इंटरव्यू होगा तो उसमें डर पैदा होगा, डर पैदा होगा कि मेरी कहीं मजाक नहीं बन जाए, तो वो सीखने की कोशिश डेफिनेटली तरीके से करेगा। आगे देखिए, लैक ऑफ द सजेस्टिव करेक्शन, करेक्शन को सही करने के लिए सजेशन देना। ठीक है, टीचर मार्क्स द मिस्टेक्स बट डोंट एक्सप्लेन द करेक्शंस। ठीक है, वो मिस्टेक को मार्क तो कर देगा लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सही ढंग से करेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण बच्चा नहीं सीख पाता है। स्टूडेंट फेल्स टू लर्न फ्रॉम द एरर ड्यू टू द नॉन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, उनको फीडबैक भी अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं होती है। प्रॉब्लम विद द ग्रामर एंड द सिंटेक्स, ग्रामर और सिंटेक्स का यूज सही ढंग से नहीं करते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज द इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। वर्ड ऑर्डर ड्यू टू द नेटिव लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, नेटिव लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो नेचुरल जो ऑर्डर होता है उसको नहीं समझ पाता है, कौन, जो बच्चा होता है ना। नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड द कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टेक्सचुअल तरीके से उसको क्या करनी चाहिए, ग्रामर सीखने की कोशिश करवाई जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है ना, देखिए दिख रहा होगा सभी को। साइकोलॉजिकल एंड लर्निंग बैरियर्स, बैरियर्स होती है बाधाएं, बाधाओं को पार ए दरिया ए समंदर, तो खुद के अपने उस हुनर को पहचान, एक दिन सब कुछ तेरे पास होगा बंदे। ठीक है, 2 लाइनें थी, बहुत अच्छी थी, सीखने की कोशिश करना है। लर्निंग डिफिकल्टीज एंड डिसेबिलिटीज, ठीक है, बहुत अच्छी है, डिफिकल्टीज आती है, डिसेबिलिटीज रहती। सम लर्नर्स फेस द स्पेशल लर्निंग चैलेंजेस सच एज डिसलेक्सिया, डिफिकल्ट इन रीडिंग, पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है भाई, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे भाई। डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है भाई, ये इन चीजों को समझते हुए चलिएगा भाई। डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिफिकल्ट इन राइटिंग, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्कैलकुलिया क्या होती है, डिफिकल्ट ऑन द मैथ।
अफेक्ट द लैंग्वेज नंबरेसी, उसको जोड़ने घटाने में दिक्कत होती है भैया ना। अल्प्लेसिया और डायफेसिया क्या होती है, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन डिसऑर्डर रहता है भैया ना। डायस्पेक्सिया क्या होता है, डिफिकल्ट इन द कोऑर्डिनेशन एंड द स्पीच, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है। ऑडिटरी होता है, विजुअली प्रोसेसिंग होता है, डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, ट्रबल द डिफरेंशिंग द साउंड एंड द विजुअल, ठीक है, वो बच्चा समझ नहीं पाता देखने के बाद भी ना। ADH लेक ऑफ द फोकस एंड द कंट्रोल, बच्चे का सही ध्यान नहीं हो पाता भी। ये बीमारियां होती है एक तरीके से देखा जाए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं बेटा। इनमें से बहुत सारी चीजों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चीजों को अच्छे तरीके से रट लीजिए, एक एक पॉइंट अपन यहाँ पर तैयार करवाते चल रहे हैं। इंस्टा बहुत जबरदस्त तरीके से रेस्पॉन्स देना चाहिए आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दबा के, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर, पुअर प्लानिंग, टाइमिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्किल। इसमें क्या करते हैं, पुअर प्लानिंग होती है, टाइम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज सही तरीके से नहीं होता है। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द सच लर्नर एंड द प्रोवाइड स्पेशल सपोर्ट। बच्चों को, टीचर को क्या करना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर उसको क्या करना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए जिनमें डिसलेक्सिया है, डायग्राफिया है, अल्फेजिया है ना। इन चीजों, इन डिसऑर्डर्स को समझोगे तो वो क्या है, टीचर अच्छे तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स रहेंगी उनमें, ठीक है। समरी एंड द की चैलेंजेस, क्या क्या की चैलेंजेस होते हैं वो भी देखिए भाई। आशा और उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला भी है ना, आगे कंटिन्यू रहिए ना। कैटेगरी क्या रहेंगे, चैलेंजेस क्या रहेंगे, टीचर रिलेटेड क्या रहेंगे, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड द लो प्रोफिशिएंसी एंड द आउटडेटेड मेथड। बहुत अच्छी बात है भाई, टीचर क्या करेगा, ट्रेनिंग नहीं लेगा और उसकी लो प्रोफिशिएंसी रहेगी। प्रोफिशिएंसी अगर नहीं हुई, आउटडेटेड मेथड का यूज कर रहा है तो भी उसको दिक्कत होगी ही होगी भाई। स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, डर लगता है, लो पोस्ट एक्सपोजर मिलता है, मदर टंग का इंटरफेस ज्यादा रहता है, ठीक है भाई, हम तो मार्ट साहब हिंदी में ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल, और वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, सीख नहीं पाता है ना। इंस्टीट्यूशनल क्या होती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउडेड क्लासरूम एंड लैक ऑफ द एड्स, बहुत अच्छी चीजें हैं। करिकुलम संबंधी क्या चीजें रहेंगी, इनरिलेवेंट सब सिलेबस है, सिलेबस बहुत ही वही 10 साल से चल रहा है तो चल रहा है, उसको अपडेट ही नहीं किया। एंड द पुअर टेक्स्ट बुक्स एंड द रोटेट बेस्ड एग्जाम, केवल रट्टा मारना है कि तेरे को रट्टा मारना है भी, रट्टा मार एग्जाम पास हो जा, ठीक है। पॉलिसीज क्या होती है, नो यूनिफॉर्म इंग्लिश एंड द इंट्रोडक्शन अक्रॉस द स्टेट्स, और बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, कोई यूनिफॉर्म्स वगैरह नहीं है, कोई यूनियंस वगैरह नहीं है इंग्लिश की, है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज रहता है, फियर ऑफ स्पीकिंग रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, कमी रहती है किसकी, बोलने की, ठीक है। इन चैलेंजेस को देख लीजिएगा एक बार, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे अपने आप भी, देखिए ना, ये चैलेंजेस हो चुके हैं। सजेशंस वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद और चीजें देखेंगे। सजेशंस क्या क्या है, रेमेडीज एंड सॉल्यूशन, है ना, उपचार करते हो ना, किसी कोई समस्या हो जाती है तो ये उपचार अपन रेमेडीज दे सकते हैं, किन किन रेमेडीज का यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रिक्रूट एंड द ट्रेन द कंपिटेंट द इंग्लिश टीचर, अच्छे टीचर्स को हायर करना है और उनको ट्रेनिंग देनी है। यूज मॉडर्न कम्युनिकेटिव एंड द ऑडियो विजुअल मेथड्स, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस का यूज करना चाहिए जो मॉडर्न तरीके से यूज में ली जा रही है। ऑडियो विजुअल मेथड्स का यूज कर सकते हो। इनकरेज द प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग पे क्या फोकस करना चाहिए। इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म द इंग्लिश पॉलिसी अक्रॉस द स्टेट, नई पॉलिसीज बना के इंग्लिश को क्या किया जाना चाहिए, नए तरीके से अप्लाई करना चाहिए पूरे स्टेट्स में, स्टेट बोर्ड्स में, और खासकर जो सीबीएसई क्या आईबी बोर्ड्स हैं उनमें भी बहुत सारे, आईबी बोर्ड्स में सबसे पहले चेंजेस होते हैं, फिर सीबीएसई में होता है, फिर स्टेट बोर्ड्स में होते हैं, ठीक है। ये 3 होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अपन को, ठीक है। डिजाइन द लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट बुक, बिल्कुल टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी तरीके से लर्नर के हिसाब से ही डिजाइन होनी चाहिए। इंक्लूड द ओरल टेस्ट एंड द कंटिन्यूस द
असेसमेंट भी उसमें एड ऑन होने चाहिए। कंडक्ट द रिफ्रेश कोर्स एंड द वर्कशॉप्स फॉर द टीचर, बिल्कुल अच्छी बात है। वर्कशॉप का आयोजन किया जाना चाहिए किन के लिए? टीचर्स के लिए। मोटिवेट द स्टूडेंट थ्रू द इंटरेक्टिव एंड द क्रिएटिव क्लासरूम एक्टिविटी, और मोटिवेट किया जाना चाहिए स्टूडेंट को इंटरेक्टिव और क्रिएटिव क्लासरूम का यूज करके। तो दोस्तों ध्यान देना इन चीज़ों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस चीज़ों को। और कोई सुझाव हो आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक और शेयर किया कीजिए ना। धन्यवाद दोस्तों।